जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में अपनी पहली चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। कांगड़ा के चंबी मैदान में शनिवार को हुई जनसभा में उन्होंने कहा है कि हिमाचल में मेरे आने से पहले मेरे ही नकल कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है। केजरीवाल ने कहा है कि निःशुल्क बिजली की जानकारी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मिली तो उन्होंने फोन करके जयराम ठाकुर को खूब डांटा। दोनों ने कहा है कि अब गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में भी हमें मुफ्त बिजली देनी पड़ेगी। जहांगीरपुरी दंगा में शामिल 5 आरोपियों के फरार होने की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि इनकी गिरफ्तारी की कवायद और तेज की जाए। शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से रोहिणी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा है कि वह इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में दबिश दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि पकड़े गए आरोपियों को निशानादेही पर भी छापेमारी और सुराग के मुताबिक पीछा करने की कवायद जारी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 3 मई को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस मामले पर राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें उग्रवादी बता दिया है। रामदास अठावले ने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाने का मनसे का रुख सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3 मई को जब मनसे के कार्यकर्ता मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने जाएंगे तब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर खड़े रहेंगे ताकि लाउड स्पीकर का बचाव किया जा सके। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ऐलान किया है कि 3 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर महाआरती करेंगे। असम के गुवाहाटी में 1971 के युद्ध के दिग्गजों के सम्मान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई बड़े ऐलान किए। उनकी तरफ से बताया गया है कि देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिवार को 20 लाख की जगह अब 50 लाख रुपए की मदद और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि मुझे इस बात का गर्व है, हमारी सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों के लिए भी कई काम किए हैं। उनके बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में आरक्षण बढ़ा दिया गया। ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी 2% आरक्षण की शुरुआत कर दी गई है। देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा लगातार बढ़ने से लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यूपी के बुंदेलखंड की बात करें तो यहां भीषण गर्मी को देखते हुए हमीरपुर की जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में गर्मी के प्रभाव से बचने के तरीके बताए गए हैं और लोगों को जागरूक किया गया है। हमीरपुर जिले में पारा 44 डिग्री के पार हो गया। भीषण गर्मी और हीट वेव से बचाव के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रमेश चंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में लू प्रकोप एवं गर्म हवा से बचाव हेतु जनहित में सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल यानी कि आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से देश भर के सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। वह सांबा के पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे। पीएम इस दौरान करीब 20,000 करोड़ विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इतना ही नहीं, वो अमृत सरोवर पहल का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 3100, 1000 और यहाँ पर आपको बता दें कि 3100 करोड़ की लागत से बनी बनिहाल काजीगुड़ सड़क सुरंग का उद्घाटन भी करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी यह सुरंग सड़क मार्ग से बनिहाल और काजीकुंड के बीच की 16 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगी। हरियाणा में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राज्य के मनोहर लाल खट्टर सरकार पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने प्राइवेट बिजली उत्पादकों और सरकार के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। दूसरी ओर रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, क्या खट्टर सरकार व प्राइवेट बिजली उत्पादकों को मिलीभगत भयंकर बिजली संकट का कारण है? क्या सरकार के खजाने पर सालाना 51,282 करोड़ रुपये या उससे भी अधिक का बोझ पड़ेगा? मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। पुलिस द्वारा उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी यानी कि रविवार को बांद्रा कोर्ट में पेशी होने जा रही है। उन पर आईपीसी की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा नवनीत राणा द्वारा विश्व सैनिकों के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी अभी से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को 4 मई के बाद अगले 6 महीने तक बिना रुके लगातार काम करने को कहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 राज्यों में चुनावी जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को गुजरात में अगले बड़े चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
2 साल के अंतराल के बाद सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि कोविड महामारी के बाद इस साल हमेशा की तरह हज यात्रा शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी भी पूरी दुनिया भर से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 2019 में हज के लिए गए 2 लाख तीर्थयात्रियों की तुलना में हज तीर्थयात्री की संख्या कम है। इस साल भारत हज करने के लिए 79,237 तीर्थयात्रियों को भेजेगा। इस बार करीब 90,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। भारत की हज समिति 56,601 तीर्थयात्रियों को भेजेगी, जबकि 26,636 तीर्थयात्रियों का प्रबंधन हज समूह आयोजकों द्वारा किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यह कहकर सबको चौंका दिया कि उनका इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल राज्य सरकार में होने वाले बदलाव को लेकर मीडिया के एक वर्ग में लगाई जा रही अटकलों को महज अफवाह करार देते हुए गहलोत ने कहा है कि उनका इस्तीफा तो परमानेंट रूप से सोनिया गांधी के पास है। इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी राज्य का नाम लिए कहा है कि वह मुख्यमंत्री बदलना चाहते होंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जयपुर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि लोगों को मीडिया से चल रही इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बच्चे के दाखिले तक हमें आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। आखिर आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपको यह डर सता रहा है कि कहीं आपके आधार का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, तो आप खुद घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको बता दें कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर आप ऑनलाइन घर बैठे ये जांच कर सकते हैं आपके आधार नंबर का कब और कहां उपयोग हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता कह रही कि भाजपा और कांग्रेस को देख लिया, दोनों ने हिमाचल को लूट लिया, अब आम आदमी पार्टी को एक मौका देंगे। उन्होंने आह्वान किया है कि जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने सारी पार्टियों व नेताओं को उखाड़ कर फेंक दिया और आम आदमी के हाथ में सरकार दे दी, इस बार आप लोग भी आम आदमी के हाथ में सरकार दे दो। मेरे को स्कूल, अस्पताल और यहाँ पे आपको बता दें कि सड़कें बनाने और बिजली, पानी, रोजगार देने आता है। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। अगर आपको राजनीति चाहिए तो इनके पास चले जाना और विकास चाहिए तो मेरे पास आना। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा दी है। यह सुविधा लोन का पैसा चुकाने को लेकर है। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि अब लोन का रिपेमेंट करने के लिए चेक लेकर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब ग्राहक कहीं से और कभी भी लोन का पैसा चुका सकते हैं। पीएनबी के ग्राहकों को अब तक चेक लेकर अपने बैंक की शाखा में जाना होता था, अब यह काम मोबाइल से होगा। लोन की ईएमआई अपने मोबाइल में रखे यूपीआई ऐप से चुकाई जा सकती है। इसके लिए ग्राहक चाहे तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का सहारा भी ले सकते हैं। कर्नाटक के हुबली शहर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा को लेकर कर्नाटक के राजस्व मंत्री और अशोक गह ने कहा है कि हिंसा का आरोपी गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद छोड़ दिए जाएंगे। ऐसे लोगों के ठीक से सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुबली कांड के दंगाइयों की गिरफ्तारी हो भी जाती है तो वो 3 से 4 दिनों में बाहर आ जाएंगे। ऐसे लोगों को उचित सबक सिखाया जाना चाहिए, उनके घर से बेघर किया जाना चाहिए। हम इस तरह की मानसिकता पर अंकुश लगाएंगे और उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाकर उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व गुरुवार को एक सौभाग्यशाली दिवस के रूप में सामने आया, क्योंकि इस वक्त देश धार्मिक कट्टरता और ध्रुवीकरण का सामना कर रहा है। गुरु ने अत्याचार के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान दिया था और सदियों पहले उन्होंने उन सभी के बीच उम्मीद जगाने का काम किया जो धार्मिक उत्पीड़न और संभावित धर्मांतरण से डरते हैं। हिंदी ने चादर के रूप में देखे जाने वाले गुरु को आशा की किरण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम ने गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए स्मरण रूप एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में शुक्रवार को एक दिन में कुल 1,25,940 सैंपल की जांच की गई है। कोरोना संक्रमण के 226 नए मामले आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 11,04,91,163 सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटों में 146 लोग तथा अब तक कुल 20,48,055 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना की कुल 1122 एक्टिव मामले हैं। अलवर में 300 साल पुराने एक शिव मंदिर को तोड़े जाने पर राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है। बता दें कि अलवर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान सराय मोहल्ले में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से तोड़ा गया। इसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं अब कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए जोरदार हमला बोला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गृह राज्य को बचाने और विपक्ष को चुनौती देने का काम आरंभ कर दिया है। इसलिए गुजरात में चुनाव की गर्मी अभी से बढ़ने लगी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में पारंपरिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी मैदान में बेहतर ढंग से उतरने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि मोदी की पूरी शख्सियत आक्रामक और विरोध पर आधारित रही। अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी युग से बिल्कुल भिन्न है। आखिरकार बीजेपी ने मान ही लिया कि हाल में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में उसकी जीत में मायावती की बीएसपी ने अहम भूमिका निभाई। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। अधिकांश सीटों पर बीएसपी की मौजूदगी ने वोटों का बंटवारा किया, जिसके दम पर उसे 273 सीटें हासिल करने में कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक विस्तृत और गहन रिपोर्ट तैयार की और इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।